करें, चालू करें, ठीक है। भारत माता की जय। आज श्री अमरापुर सेवाघर द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण केंद्र के दूसरे चरण में, पहला चरण हमने कंप्यूटर का प्रारंभ किया था, उसको पूरा करा, उसमें 25 बच्चों ने भाग लिया और 25 बच्चों ने भाग लेकर उसमें अपनी जो डिग्रियाँ थी, डिग्रियाँ प्राप्त की। उनमें से कुछ बच्चे और हैं तो आएंगे, शायद हम लोगों के साथ वापस, उनसे जिन लोगों ने पूरा कोर्स नहीं किया वो लोग हम लोगों के साथ करेंगे। और सिलाई केंद्र का जो हमने पहला चरण चालू किया था, उसमें जो सीखने वाले लोग थे, उनकी जो मन की आकांक्षाएं थी कि हमको ये चीज़ और सीखनी है, उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए उस वाले चरण के अंदर भी हमने प्रारंभ करने की दृष्टिकोण से उसको प्रारंभ तो कर लिया, परंतु उसको पूरा नहीं किया था। तो दूसरे चरण में उसको साथ में जोड़ते हुए उसको सारे कार्यक्रम को हम लोग आयोजित कर रहे हैं। आज हमारे लिए इसकी बहुत खुशी की बात है कि इन सब कार्यक्रम में आयोजित करने के लिए कहीं ना कहीं अध्यापक की आवश्यकता रहती है, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को काम करने के लिए हम लोगों को सेवादारियों की आवश्यकता रहती है। उन सब चीज़ों का छोड़ते हुए हमने कार्यक्रम को प्रारंभ करा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने जैसे दूसरा जो अपना जो दूसरा प्रारंभ हो रहा है, दूसरा हमारी दूसरा चरण चालू हो रहा है। दूसरे चरण को प्रारंभ करने के लिए हम लोगों के बीच में श्री भूपेंद्र की वानरता, जो कि आदर्श विद्या निकेतन के प्रधानाचार्य, आदर्श विद्या निकेतन हैं और RSS की जो पूरी विंग है, उसमें जो प्रचार का जो दायित्व चलता है, तो प्रचार का जो काम चलता है, उन प्रचार के दायित्व को भी पूरे अजमेर का जो पूरा मेरू मंडल है, विभाग का जो मंडल है, उसको भी पूरा आपके उसके प्रमुख हैं। और निश्चित रूप से जो पत्रिकाएं छपती हैं, उन पत्रिकाओं के अंदर में आपका पूरा उसमें देखने के अंदर उनमें पूरा मंडल बना हुआ, मंडल को भी पूरा रूप से आपने देखने का काम करना है। तो मैं निवेदन करूँगा संस्था के महासचिव हरिजन ननानी जी से कि आपको माल्या पहनाकर उनका विधिवत रूप से उनका स्वागत। तो पूरा कंप्यूटर का जो कोर्स सिखाने के लिए, तो कंप्यूटर का जो कोर्स चलेगा, क्या क्या सिखाया जाएगा, क्या क्या चीज़ सीखेंगे आप लोग बच्चे लोग, उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए हमारी जो प्रथम चरण में ये हम लोगों के साथ में जुड़े रहे संजय जी शर्मा साहब। मैं संजय जी शर्मा साहब का के लिए निवेदन करूँगा कि हमारे डॉक्टर आए और आपको माला बनाकर आपका स्वागत करें। मैं निवेदन करूँगा दीदी से कि आप आपका माला पहनाकर आपका स्वागत करें। मैं अब आपको मोटी जानकारी दे दूँ कि इस श्री अमरापुर सेवाघर इसके दो विभाग चलते हैं। एक चलता है जिसमें वृद्धाश्रम का रहता है पार्ट, जो आवासीय के रूप में हम लोगों के साथ में रहते हैं। हम लोग वृद्धाश्रम को शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग आवासीय के रूप में उनको जानते हैं, क्योंकि आवास नहीं गई, उनके आवास के ऊपर हम लोग ये सारे काम को करते हैं। तो नीचे वाले फ्लोर के ऊपर चलता है, जो प्रथम तल के ऊपर है, उस फ्लोर के ऊपर हमारे पास 10 आवासीय समय जो हम लोगों के साथ अभी यहाँ पर और भी उनसे वाली पंक्ति के अंदर करा जाए। और उसके अलावा 14 जनवरी को इसका प्रारंभ किया था। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे पास 50 आवासीय यहाँ पर आज तक आ चुके हैं। उन 50 आवासीयों में से करीबन 35 से
सत्य आवासीय के परिवार के जना हमारे साथ उनके पुत्र हैं वो आए, उनको वापस लेकर चले गए, अपने वापस निवास स्थान पर लेकर चले गए। उनको हम लोगों ने समझाया कि अपने बच्चों को अपने साथ रखें, उनको अपने साथ रहेंगे। और कुछ हम लोगों की कुछ अनुशासन बना हुआ है कि हम किसी भी तरीके से यहाँ पे नशा वगैरह का सेवन नहीं करने देते हैं। तो कुछ लोगों को हम लोग को आवासीय को हाथ जोड़ के विनती करनी पड़ी, जब आप अपना नशा छोड़ दें तो आप रह सकते हैं हमारे साथ, नहीं नशा छोड़ सकते तो आपको स्वयं भुगतान करना पड़ेगा, हम यहाँ पर आपको देंगे। तो वो आवासीय हमारे साथ चलेगा। और जो आवासीय रहते हैं वो यहाँ पर जो रह रहे हैं उनमें से अधिकतर आवासीय या तो अकेले हैं या फिर उनकी पुत्रियाँ हैं, मतलब उनकी पुत्रियाँ होने की वजह से उनकी शादियाँ वहाँ पे चली गई तो उनसे घर पे चली गई। ये आपको जानकारी दी आप, क्योंकि आप उस जगह पे आ रहे हैं, सीखने आ रहे हैं, समझने आ रहे हैं, तो आपको उस जगह के बारे में सभी को जानकारी मिलने वाली बात इतनी है। उनको भी यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए किस तरीके से हम लोग इस सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और किस तरीके से इसको हम लोग चला रहे हैं। तो रहता है। दूसरी चीज़, हमने 5 जुलाई के दिन पहला बैच चालू किया था और 5 अक्टूबर तक एक 3 महीने का हमने कोर्स किया, जिसमें करीबन 23 बच्चे जो है उत्तीर्ण हो गए। उनको हमने सर्टिफिकेट देकर सम्मान करके उनको यहाँ से विदा भी किया, वहाँ से अपने पार्टी भी रखा उनको यहाँ पे किया कि आपको सम्मान। उस दिन हमारे जो इस आश्रम को जो बनाने वाले हैं अमोलक खानचंदानी जी भी आए हुए थे। अमोलक खानचंदानी जी तो उनको सम्मानित उनके परिवार के लोग थे, उनको सम्मानित करके कैसे। आज जो आप लोग यहाँ बच्चे आने वाले हैं, शाम के समय का जो बैच है, जो कंप्यूटर से संबंधित जो बच्चे सीखने वाले हैं, उन लोगों के लिए 5:30 बजे से 6:30 बजे तक का बैच चलेगा। क्योंकि सर्दियाँ हैं, पहले सोचा था 6 से 7 करें, और 6 से 7 वाले में दिक्कत की होगी क्योंकि सर्दियाँ चालू होती हैं, तो समय पे चालू और समय में बच्चे अपने घर चलते हैं। तो 5:30 बजे से 6:30 बजे का समय तय किया है। तो संजय जी आपको बताएंगे कि वो क्या क्या आप लोगों को सिखाएंगे। जो सिलाई का केंद्र है, वो सिलाई का केंद्र हम लोग दोपहर के समय उसको 1:30 बजे से लेकर और 2:30 बजे से 1 बजे दीदी आ जाएगी यहाँ पे। 1 बजे से 3 बजे तक यहाँ रहेगा। पर आप 1 घंटा आना चाहते हैं, 1 घंटा आ जाए। यदि आप 1 बजे से 3 बजे तक रहना चाहते हैं, 1 बजे से 3 बजे तक आ जाए। आपको लगता है जो आपके घर में रोटी वोटी बनने का समय लगता है तो आप 1 बजे से 2 बजे तक रोटी बना लेते हैं। 2 बजे से 3 बजे तक आना चाहते हैं, मतलब दीदी आपके साथ में 1 बजे से 3 बजे तक रहेगी। और ज़्यादा सीखना है तो थोड़ा कहीं पर आपने को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इस आश्रम के अंदर 56 बेड का प्लान किया। ये जो कमरा आप देख रहे हैं इसमें भी बेड की प्लान की, परंतु हमने यहाँ के जो जिनने बनाया होगा संगठन ने निवेदन किया कि 1 फ्लोर के ऊपर आप यहाँ पे वृद्धाश्रम रखें, एक पे हम लोग बच्चों को यहाँ पे केंद्र के रूप में चलाएंगे। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई कराएंगे, बच्चों को एजुकेशनल सेंटर देंगे। कुछ लड़कियाँ जो शादी करके जाना चाहती हैं, उनमें सिलाई की उनको ट्रेनिंग नहीं होती है, तो सिलाई के दृष्टिकोण से इस बारे में अपन बातचीत कर लेते हैं। जो भी समय का रहेगा उसका चर्चा करेंगे तो रहेगा सारा। तो उसमें ये सिलाई के हिसाब से आपको जो सामान आपको लानी देगी, जो चीज़ कहेंगे आप अपने सामान लेके आना। जो यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे वो सारा का सारा बड़े स्क्रीन के ऊपर बच्चों को सिखाया जाएगा। कंप्यूटर के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। किसी भी तरीके का फॉर्म से लेकर सर्टिफिकेट देने तक का कोई भी किसी तरीके का खर्चा किसी से भी नहीं किया जाएगा। कोई 1 रुपया भी आपसे नहीं किया जाता है। जो हम लोगों को ट्रेनर्स को कुछ पैसा खर्चे के हिसाब से दिया जाता है। ट्रेनर भी हम लोगों को कोई फीस के नाम पे पैसा नहीं मांग रहे। जब वो नहीं कह रहे कि हमको इतना पैसा दोगे तो हम लाने हैं, उन लोगों के लिए पेट्रोल का आने जाने की भर्ती मतलब लोगों ने, तो वो भी हम लोग कुछ ट्रस्ट के लोग मिलकर उसका भी आश्रम के ऊपर भार नहीं आवे, उसके भी हमारे कुछ ट्रस्टी मिलकर उन पैसों को देगा, उन पैसे के को देने का काम करते हैं। तो इस तरीके से करनी हम लोगों का मकसद बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं उसके ऊपर काम करना। महिलाएं और बालिकाएं किस तरीके से सिलाई का काम है सीखें, उसके ऊपर हम लोगों का काम करने का। मैं सबसे पहले निवेदन करूँगा संजय जी से, क्योंकि अतिथि अपनी बात कहेंगे उससे पहले क्या बच्चों को आप ट्रेनिंग देने वाले हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग देने वाले हैं, ये क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या इनको सीख के 3 महीने में अपन क्या चीज़ सीखने की रहेगी, उस बारे में आप कर सकते हैं। आप सबको कंप्यूटर क्लास के अंदर 3 महीने का बेसिक कोर्स मिलेगा, लेकिन इसके अंदर में आप सबको अपने क्या कहते हैं MS वर्ड, पावर पॉइंट है और
टेक्सटाइल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सेल के अंदर मैं एडवांस चीज़ें भी सिखाऊंगा, जो आपके बिलिंग के वक्त वर्डिंग है या टैली से रिलेटेड वर्क करते हो, इन सब चीज़ों का मैं आपको MS वर्ड में और MS एक्सेल के अंदर आपको सारा प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा, ताकि आप MS एक्सेल के अंदर आप कोई भी बिलिंग का वर्क कर सकते हो। ठीक है, उससे रिलेटेड आप कोई भी वर्कशीट है या आपने कोई से भी बैंक से रिलेटेड वर्क हो आप एक्सेल के अंदर सीखना चाहते हो, तो मैं आपको एक्सेल के अंदर सारी चीज़ें एक बार एडवांस में सिखा दूँगा। उसके अलावा आपको वर्ड के अंदर जितने भी अपने कॉम्पिटिशन के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी है, उनके टेम्पलेट है, आप कोई भी डिज़ाइनिंग का वर्क करना चाहते हो, मैं आपको MS वर्ड के अंदर सिखाऊंगा। 3 महीने के आपके लिए मैं बेसिक कोर्स दूँगा, 3 महीने के अंदर आपके 3 टेस्ट दूँगा। ठीक है, उन 3 टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट वेरीफाई करूँगा सर से। लेकिन बस ये चीज़ है, कॉम्पिटिशन या एग्ज़ाम की तैयारी करते हो उसकी भी तैयारी हो जाएगी आपके, लेकिन सबसे पहले आपके कंप्यूटर नॉलेज है उस होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो सबसे पहले आपको RSAT का कोर्स कंप्लीट मांगते हैं, या कोई भी एग्जाम के अंदर आपके कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट वेरीफाई मांगते हैं। जब तक आपके पास कंप्यूटर नॉलेज का कोई भी प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होगा तो आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। मेरा यही कहना है, आप सब कंटिन्यू रेगुलर क्लास लगाओ और जितना आपको सीखने को मिल रहा है आप उसका पूरा मौका दो। और सर से धन्यवाद करता हूँ कि आप सबको फ्री में पढ़ाने की शिक्षा दे रहे हैं। वो क्या खाने वाले हैं जिससे इनको भी उसका फायदा भी मिलेगा। कुछ महिलाएं हैं जो कि ऑलरेडी शादी कर चुकी है, तो उनको सिलाई की नॉलेज नहीं है। आज उनको कई छोटी छोटी चीज़ों के अंदर रोका जाता है तो हमें सुनने के अंदर तकलीफ होती है। और कुछ बच्चियाँ लड़कियाँ हैं जो कि कहीं भी जाती है शादी करने के बाद, तो उसके बाद ये पूछते भी आप क्या सीखी हुई? भाई मैं कंप्यूटर सीखी हुई हूँ, मैं सिलाई सीखी हुई हूँ, मैं बुनाई सीखी हुई हूँ, ऐसी पूरी चीज़ की जानकारी देती है। तो उसके बाद सिलाई में मैं बेबी फ्रॉक से लेकर पूरा कंप्लीट कोर्स करवाऊँ और शनिवार को आपको टेस्ट होगा, आप क्या क्या सीखना है। शनिवार को सिलाई नहीं होगी, कटिंग होगी, बाकी हर चीज़ ब्लाउज है, लहंगा है, अम्ब्रेला सूट है, मतलब जेंट्स में भी आप जैसे पजामे करते हैं, नाइट सूट है, बच्चों के जगले हैं, जेंट्स में भी मैं सिखा दूँ। ये पूरी कोशिश करूँगी। 3 महीने का कोर्स होता है, बाकी आपके ऊपर है। सब इसकी टाइमिंग का 3 महीने का कोर्स, 3 महीने में मैं गारंटी ले सकती हूँ कंप्लीट कोर्स का। पूरा का पूरा सिलाई का पूरा सिखाएंगे। 2 चीज़ों का अपने जीवन के अंदर ध्यान रखें। मैं जिस संत का शिष्य हूँ, स्वामी विवेकानंद का शिष्य हूँ, स्वामी जी हमेशा क्या करते थे, इसके बारे में आप लोगों को बहुत समझना चाहिए। जैसा भी समय मिले और जैसी भी परिस्थितियां मिले, हमको यदि कुछ चीज सीखने को मिल रही है तो उसके लिए बाकी सब कामों को छोड़कर पहले से खत्म करना है। यदि सीखा हुआ मेरे को सिलाई करनी नहीं आती है, मेरे को बुनाई करनी नहीं आती है, मेरे को भी मौका मिलता है इसलिए सिलाई सीख सकता हूँ, तो मुझे भी सिलाई। मैं आपको बता दूँ, मेरे को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं थी। मेरे सामने लाके एक बच्चे ने कंप्यूटर लाके सामने रख दिया। उन्होंने कहा इसको केवल इसको माउस को हिलाते रहो, ये माउस होता है उसको हिलाते रहो, इसको हिलाओगे। उन्होंने पहले दिन वीडियो गेम चालू करके दिया मेरे को। फिर उसके बाद मैंने बोला कि इसमें टाइप हो जाती है क्या, मतलब ऐसे उन्हें टाइप करने के लिए पेपर, उन्हें एक वर्ड का पेपर खोल के दे दिया, मैंने उसमें टाइप करना शुरू किया। तो सब सीखने के अंदर समय की दिक्कत वही है, हमको भी मालूम, क्योंकि दीदी के साथ में क्या है, दीदी शाम के समय करते नहीं निकलती। और आपको ऐसा बेस्ट ट्रेनर आपसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। हमारे पास 5 जने आने, हम 5 जनों को तैयार कर रहे हैं। हमारे पास 20 जने आने, हम 20 जनों को तैयार करते जाते हैं। बच्चे हमारे पास में लिमिटेशन है, बाकी क्योंकि उस पास वाले कमरे के अंदर ट्रेनिंग हुई है, तो वो बच्चे जितने लिमिट होंगे उतने ही बच्चों को हम लेंगे। जितने सिलाई में हमारे पास करेंगे उतने ही होंगे। बीच में किसी को भी एंट्री नहीं देंगे, जिसको एक बार आगे किया उसको पूरा तैयार करेंगे, बाकी बीच में लेने का काम ही रहेगा। जिसको अध्यापक को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसको नए तरीके से वापस चालू करना पड़ता है, तो उनको भी तकलीफ होती है। तो उसी तरफ की तरीके आपको कोई तकलीफ होगी समय की। तो समय ऐसा है, सर्दियों का समय आप लोगों के लिए अच्छा है। ये 3 महीने में तैयार हो जाओगे, 1 महीने से 3 महीने
ऐसे दिन आना जैसा बातें करते हैं। मैं अब निश्चित रूप से हमारे ग्रुप में मुख्य अतिथि के रूप में निश्चित रूप से, परंतु हम लोगों को कहीं भी विचारक की आवश्यकता है। हम सब चीज़ों के विचार के ऊपर काम करते हैं। उन सब चीज़ों के लिए आज हमारे बीच में आदर्श विद्या निकेतन के प्रधानाचार्य भूपेंद्र जी बालका हमारे बीच में, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, हमने काम की उन सब चीज़ों के बारे में, और इन बच्चों को क्या सीखना चाहिए, कैसे करना चाहिए उनको जीवन से, क्योंकि आप एक पूरे इतने बड़े स्कूल को चला रहे हैं, बच्चों की आकांक्षाएं क्या रहती हैं, बच्चों को किस तरीके की चीज़ों की आवश्यकता इस समय आवश्यकता है, अंकुरण की आवश्यकता है, इस बारे में सबको जानकारी दी। बहुत धन्यवाद निजाम। यहाँ सामने विराजमान इस अमरापुर सेवा घर की जो संचालन प्रबंधन टोली है, उसके सभी प्रमुख पदाधिकारी, इस सेवा परिसर में चलने वाले जो 2 कक्षाएं हैं उसके दोनों प्रशिक्षक भी मेरे आजू बाजू बैठे हैं, और सामने इस प्रशिक्षण वर्ग में जो अगले 3 माह तक किसी एक विधा का प्रशिक्षण लेंगे वो विराजमान है मातृशक्ति और बंधुवर। पीछे कुछ ज्येष्ठ लोग, जो एक सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की लगी कि वृद्धाश्रम इस शब्द से अपने आप को परहेज करके और आवासीय पूरा समय यहाँ अपना समय दे रहे, ऐसा आवासीय शब्द जिन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया, उन सबका मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ आदरणीय भाई साहब के प्रति, जिन्होंने मुझे एक ऐसे पुनित कार्य में एक समय व्यतीत करने का अवसर दिया। मूल रूप से सेवा घर, और सेवा घर मतलब ये जो वृद्धाश्रम जैसी जो संकल्पनाएं आज समाज में खड़ी हुई है, ये समाज की एक आवश्यक बुराई जैसी है, ऐसा हमको मानना चाहिए। हम उस देश के लोग हैं जिस देश के अंदर जब परिवार नाम की चीज ताकतवर हुआ करती थी, तब इस देश में वृद्धाश्रम नहीं थे। वृद्धाश्रम छोड़िए, जिस समय अंग्रेज प्रारंभिक काल में भारत की धरती पर घूमने आए, उस समय इस देश के अंदर रेस्टोरेंट भी नहीं थे, इस देश में कोई भोजनालय नहीं थे। क्यों? क्योंकि यह देश अतिथि देवो भव ऐसा जीवन जीता था कि द्वार पर भी कोई व्यक्ति आया है तो वह देवता का स्वरूप है, इसलिए बैठकर भोजन कराने के लिए माताओं का मन खुला था। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का, हालांकि ये दुर्भाग्य अभी हमको पूरी तरीके से चबाया नहीं है, निगला नहीं। इस देश में अब वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ने लगी है, शायद आवश्यकता बढ़ने लगी है, लेकिन ये जो छोटे छोटे नौनिहाल पीढ़ी बैठी है ना, और जो नई पीढ़ी आ रही है, उसके मन में ये बात अभी से क्लियर होने लगा है। जो पश्चिम जिसकी ये थ्योरी थी, पश्चिम में वृद्धाश्रम होते थे, पश्चिम में 2 चीजें होती थी। एक होता था कॉन्वेंट कल्चर, जिसको हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोग जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन कॉन्वेंट नाम का जो शब्द का अर्थ है, वो कॉन्वेंट कल्चर आया कहाँ से? तो कॉन्वेंट मतलब वो जो पश्चिम के देश हैं, उन देशों में ना माँ का पता होता था कि ये पैदा करने वाली माँ कौन है, ना पिता का पता होता था। क्यों? क्योंकि इनके बीच में शादी विवाह नाम के संबंध नहीं होते थे, कॉन्ट्रैक्ट होते थे कुछ वर्षों का साथ रहने का। दुर्भाग्य से भारत में भी लिव इन रिलेशनशिप की बातें चलने लगी है, शादी नहीं करेंगे लेकिन साथ रहेंगे, ऐसा उन पश्चिम में, अमेरिका में, ब्रिटेन में ऐसा चलता था। और इसलिए जब बिना विवाह के लोग साथ रहते थे, जो संतानें होती थी, उन संतानों के कोई माता पिता नहीं होते थे, और इसलिए कॉन्वेंट भवन बनाए जाते थे। उन बच्चों को कौन संभालेगा? तो चर्च संभालता था और पादरी संभालता था। इसलिए पादरी जो संभालने वाला होता था वो क्या कहलाता था? उन बच्चों का फादर कहलाता था। आज भी कॉन्वेंट कल्चर में जो प्रमुख व्यक्ति होगा वो क्या कहलाएगा? फादर कहलाएगा। और उस कॉन्वेंट कल्चर की पहली जो कक्षा होगी वो क्या कहलाएगी? वो नर्सरी कहलाएगी। नर्सरी कहाँ होती है? जहाँ बच्चा पैदा होते ही जाता है। इसलिए उस कॉन्वेंट कल्चर की पहली कक्षा क्या? नर्सरी। और वहां का प्रमुख व्यक्ति कौन? फादर। क्यों? क्योंकि उसके खुद के फादर का तो अता पता ही नहीं है। और नर्सरी में जो संभालेगी शुरुआत में, वो कौन कहलाएगी? वो नर्स। वो नर्चर करेगी उन बच्चों को। क्यों? क्योंकि इनकी नर्चरिंग करने के लिए माता तो है नहीं, इसलिए नर्स करेगी, नर्स करेगी। ये कल्चर हमको बड़ा आकर्षित किया, हमको बहुत अट्रैक्ट किया। ओहो, अंग्रेजी में बोलना आया है, अंग्रेजी कल्चर हम जिएंगे।
और उस कल्चर का ये दुष्परिणाम हुआ कि इस देश में ना वृद्धाश्रम थे ना रेस्टोरेंट्स थे। उस देश में इन दिनों वृद्धाश्रम की आवश्यकता पड़ने लगी है। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे इस सेवा घर की ये लगी कि इन्होंने वृद्धाश्रम कहकर इसको नहीं चलाया, ये सेवा घर है। और इसलिए जिन लोगों को ईश्वर के किसी विधान के कारण से सेवा की आवश्यकता पड़ी है, वे भी यहाँ पर उन पर कोई उपकार नहीं कर रहा है, उनकी कोई सेवा नहीं कर रहा है। वो तो खुद इस सेवा घर में पूरा समय रहकर यहाँ चलने वाले सेवा कार्यों में अपने आप को संलग्न कर रहे हैं। और इसलिए ये जो 2 और सेवा के प्रकल्प के रूप में यहाँ कुछ सिखाने की बात प्रारंभ हुई है। लेकिन मैं आपको 2 कहानियां सुनाता हूँ। उस कहानी से गहरे संदेश जो सीखने वाला है वो भी लेकर रखेगा, सिखाने वाला भी लेकर रखेगा, और पीछे जो बुजुर्ग बड़े लोगों का आशीर्वाद जैसे घर में रहता है, वैसा आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ पूरा समय भी रहोगे। तो मैं 2 कहानियां सुनाता हूँ आपको। एक बार एक यात्री ट्रैवल करते करते बहुत समय से और घूमता चला आ रहा था, और घूमते घूमते वो मार्ग में एक जंगल से निकला। बहुत दिन से चल रहा था वो जंगल में, उसको एक बड़ा वृक्ष दिखाई दिया, बहुत घना वृक्ष था, और पुरानी घटना है इसलिए जादुई वृक्ष था, वो कल्प वृक्ष था। उसके नीचे बैठकर मन में जो विचार आते थे उस विचार को वह पूरा कर दिया करता था। लेकिन इस बात से वो यात्री अनजान था, उसको नहीं पता था उस पेड़ के बारे में। उसको लगा कि बहुत देर से घूमता हुआ आ रहा हूँ, चलो इस पेड़ के नीचे मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। और इसलिए उस पेड़ के नीचे वो आराम करने के लिए बैठ गया। बहुत दिनों से चलता हुआ आया था, गला सूख रहा था, तो उसके मन में विचार आया कि ठंडा पानी पीने को मिल जाता तो मजा आ जाता। कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, इसलिए सामने एक चांदी के गिलास में ठंडा पानी, जैसे गर्मी के दिनों में चाहिए किसी प्यासे व्यक्ति को, वैसा प्रकट हो गया। पानी पिया उसने, तो जब प्यास मिट गई तो उसको क्या लगने लगी, भूख लगने लगी। तो मन में उसके फिर विचार आने लगा कि बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं, अगर कुछ अच्छा भोजन मिल जाता तो मजा आ जाता। जैसे भोजन का मन में आया, कल्प वृक्ष ने वो इच्छा भी पूरी कर दी। सामने शानदार 56 भोगों की एक झांकी वो लग गई, और अकेला उसको बहुत दिनों से भूखा था, इसलिए उसने खा लिया उसको। जब प्यास मिट जाती है व्यक्ति की, भूख मिट जाती है, तो फिर नई चीज आती है। फिर क्या आती है उसको, नींद आने लगती है। क्या आती है, नींद आने लगी उसको। नींद आने लगी तो उसने देखा आसपास जंगल में यहाँ जीव जंतु जिनावर, ये कांटे पत्थर, यहाँ कहाँ सो, कुछ सोने के लिए अच्छा बिस्तर मिलता तो अच्छा होता। जैसे मन में बिस्तर आया तो कल्पवृक्ष ने वो इच्छा भी पूरी कर दी। राजा महाराजाओं के सोने जैसा एक स्थान उसके सामने प्रकट हो गया, वो उस पर सो गया। प्यास मिट चुकी थी, भूख मिट चुकी थी, नींद आई, और ठंडी ठंडी हवा में इतनी गहरी नींद आई कि 5-6 घंटे उसने शानदार नींद अपनी पूरी कर ली। अब जब व्यक्ति की भूख, प्यास और नींद मिट गई, तब उसके मन में फिर विचार आना शुरू हुआ। उसको लगा कि यार मैंने मन में जब पानी की इच्छा हुई थी तो सामने क्या प्रकट हो गया, पानी आ गया। जब भोजन का मन में विचार आया तो भोजन आ गया। नींद की इच्छा हुई तो सामने सोने के लिए बिस्तर प्रकट हो गए। फिर उसने मन में विचार किया कि कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं है। क्या आया मन में, मन में भूत का विचार आया, और कल्पवृक्ष ने वो भी उसकी इच्छा पूरी कर दी। सामने एक बहुत डरावना भूत खड़ा हो गया। उस भूत को देख करके भी मन में सोचना बंद नहीं किया उसने कहा, अरे बाप रे, कितना डरावना भूत है, कितना खतरनाक है, ये भूत कहीं मुझे खा तो नहीं जाएगा। ऐसा जैसे उसके मन में आया तो कल्पवृक्ष ने ये इच्छा भी उसकी पूरी कर दी। भूत उस आदमी को खा गया। कुल मिलाकर के इस कहानी का जो गूढ़ बात है, जो हमको समझनी है, हमारे साथ या समाज में कुछ भी अच्छा होता है या कुछ बुरा होता है, उसकी शुरुआत मन से होती है। उसकी शुरुआत मन से होती है, और इसलिए हमारे मन में भूत है तो समाज में भूत ही प्रकट होगा। और इसलिए हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको उस अंग्रेजी के लालच में, उस दिखावे के लालच में, उस मन को साधने का काम हम अपने हाथ से खो बैठे, और इसलिए मन में ही भूत आ गया। इसलिए समाज में वो गंदगी, समाज में वो बुराई वह बढ़ने लगी है। आप लोग जो संस्कार लेने आए हैं वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 महीने का सिलेबस पूरा करेंगे और फिर इस सेवा घर से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, ऐसा होगा क्या? अगर ऐसा होगा तो फिर अच्छाई स्प्रेड नहीं करेगी, अच्छाई अपने आप को, व्याप को बढ़ाएगी नहीं। हम सेवा घर से जुड़े, हमने कुछ सीखा, 3-3.5 महीने का प्रशिक्षण, क्या हम में से ही कभी अगला प्रशिक्षक कौन होगा? दीदी
बुद्धि का अपना सामर्थ्य है, आयु का अपना सामर्थ्य है, ये युवा व्यक्ति हैं, इनको अपना कैरियर में बनाना है, शायद इतना समय आगे नहीं दे पाएंगे, तो हम तो सीखते चले जाएंगे, उनके मन में सेवा का भाव वापस डेवलप होगा कि नहीं होगा। मैंने सीखा, मेरा मन में अब सेवा की भावना है, इसलिए अब मैं अपने जैसे एक बैच को, ज्यादा नहीं, जिंदगी भर की ठेकेदारी मैं नहीं लूंगा, लेकिन 3 महीने में मैंने सीखा, अब अगले 3 महीने मैं सिखाऊंगा, मैं और अच्छे से सिखाऊंगा। ऐसा लेना और वापस देना। ऐसी एक और बात है, एक घटना महाभारत की मैं आपको सुनाता हूँ। महाभारत के समय में युद्ध हो गया समाप्त, युद्ध समाप्त हो गया तो कृष्ण और अर्जुन जो है ये घूमने के लिए निकले, आखेट करने के लिए जंगल की तरफ चले गए, और जंगल में चले गए तो थोड़ा लेट हो गए, रात्रि का अंधकार पड़ने लगा, तो कृष्ण ने कहा कि अब वापस जाना तो संभव नहीं है, चलो यहीं तंबू लगाएंगे, टेंट में ही रुकेंगे। तो टेंट में रुकेंगे तो 3 लोग थे, एक तो सारथी थे, एक अर्जुन थे और एक स्वयं श्री कृष्ण थे। तो उन्होंने कहा चलो टेंट लगा दिया, उन्होंने वहां पर रुकने का इंतजाम हो गया। तो रुकने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ रात को तो जंगली जीव और सब लोग आते होंगे, तो चौकीदारी करनी पड़ेगी। तो ये तय हुआ कि छोटे से बड़े क्रम में एक एक करके कुछ कुछ घंटे के लिए चौकीदारी करेंगे। तो सबसे पहले नंबर किसका आया? सारथी का आया कि बाकी 2 लोग सोएंगे, ये तो तंबू के बाहर और करेंगे अपनी नौकरी, चौकीदारी करेंगे। तो ये जब चौकीदारी कर रहा था सारथी, इसने देखा एक छोटा सा पत्ता था, वो पत्ता ऐसे फड़फड़ा रहा था, गिर रहा था, अजीबोगरीब तरीके से गिर रहा था अपनी जगह पर। तो उसने जाकर के और उसके एक लात मारी तो उसके पीछे ऐसा अंगूठे जैसा एक राक्षस निकला, मायावी राक्षस था, और वो जोर से ऐसा, तू होगा बहुत बड़ा लेकिन तू मेरे को कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये जो सारथी था इसको आ गया गुस्सा, इसने कहा इतना छोटा सा तो है और इतना बोलता है, इसने 2-3 लात की और मारी उसको, और जैसे मारी उसको, जैसे चोट पड़ती जाए उसका अंगूठे से आकार हथेली जितना बड़ा हो गया, और वो हंसे जोर से हंसे तो सारथी को भी गुस्सा है, सारथी उसको और पीटे और गालियां दे, और जितनी गालियां दे वो तो हाथ से पूरा हथेली से हाथ जितना बड़ा हो गया, ऐसा बड़ा आकार उसका हो गया। अब उसको डर लगने लगा, लेकिन उसका जो टाइम था वो टाइम पूरा हो गया, उसको लगा अपनी तो बला टली। अब जाने अर्जुन का नंबर था नेक्स्ट, अर्जुन आया बाहर तो जाने लगा, तो सारथी ने कहा कि देखो अर्जुन जी, यहाँ पर एक मायावी राक्षस है, इतना सा था अब इतना बड़ा हो गया है, बहुत डरावना है, ध्यान रखना। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, तू तो जा सो। अर्जुन को तो अहंकार था, शक्ति का, उन्होंने कहा अभी भी महाभारत में जीत के आ रहे हैं। तो उसने लेकर के शुरू हुआ, उसने कहा हाँ भाई अर्जुन, तू होगा बहुत बड़ा धनुर्धर, लेकिन मेरे सामने तू कुछ भी नहीं है, और मैं जानता हूँ तूने युद्ध कैसे जीता। तूने युद्ध नहीं जीता है, युद्ध कृष्ण ने जीता है, तू तो छुप कर लड़ने वाला है, तेरे को तो पता ही नहीं, यही अहंकार। ऐसा किया तो अर्जुन को आ गया गुस्सा, अर्जुन ने भी अपनी 2-3 शक्तियों का प्रयोग उसके ऊपर कर दिया, और जैसे जैसे शक्ति का प्रयोग किया तो उसका आकार बहुत बड़ा हो गया, आदमकद हो गया वो। तो अर्जुन को लगा ये तो गलत बनौती फंस गई, इसको तो कृष्ण ही संभालेंगे, और इसलिए उनका टाइम हो गया पूरा, और वो गए तंबू के अंदर। कृष्ण को कहा देखो रणछोड़दास जी, बाहर है एक मायावी राक्षस, संभल कर रहना, बोले आप चैन से सोइए। कृष्ण बाहर निकले तंबू से बाहर, और कृष्ण को देखते ही उस मायावी राक्षस ने फिर वही हरकत की, उसको कहा अरे भाई दुनिया तेरे को भगवान मानती है, लेकिन तू भगवान है नहीं, तू बहुत छुपा रुस्तम है, तो छुप करके लड़ता है, तेरी हिम्मत नहीं किसी अच्छे ताकतवर व्यक्ति के सामने जाने की। ऐसा जितना भी कोशिश किया कृष्ण को उठाने का, लेकिन कृष्ण उससे हंसते रहे, स्मित मुस्कान के साथ हंसते रहे, जो वो करते थे वैसे योग में वो लीन रहे, और धीरे धीरे अब करते करते क्या हुआ, ये जो राक्षस था ये फ्रस्ट्रेट होने लगा, उसको लगा मैं कृष्ण को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिला पा रहा हूँ, तो ये गुस्सा जो है फ्रस्ट्रेशन उस राक्षस को होने लगा, और जैसे जैसे उसको फ्रस्ट्रेशन होने लगा तो जो आदमकद था वो थोड़ा छोटा हो गया। अभी भी उसका चलू कि कृष्ण मान जा मेरी बात, ठीक है ना, तू सबसे बड़ा छलिया है, तू रणछोड़दास है, तूने कई युद्ध के मैदान छोड़ कर तू भागा है, तूने कई गोपियों के साथ अन्याय किया है, ऐसा चलू किया। कृष्ण जैसे जैसे वो चिढ़ाता जाए वैसे वैसे कृष्ण जो है किस पर आ गए, वंशी की तरफ आ गए, और आनंद से मधुर वंशी अपनी बजाने लगे। ऐसा करते करते उस राक्षस का क्रोध बढ़ता गया, और जैसे जैसे उसको क्रोध फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया वो छोटा 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 वापस बिल्कुल अंगूठे जितना हो गया। अब कृष्ण ने उसकी तरफ झांका और उस अंगूठे जितने राक्षस को उठाया और अपने पीताम्बर की कोट में ऐसी गांठ बांध दी। सुबह अर्जुन आए, अर्जुन ने पूछा वो मायावी राक्षस कहाँ है, तो कृष्ण ने खोला अपना पल्लू और दिखाया कि ये रहा।
कहने का तात्पर्य क्या है? गुस्सा, गुस्से से परे दूसरा, समाज में जो गलत लोग हैं, गलत आदतें हैं, गलत प्रवृत्तियां हैं, अगर उसी का चिंतन मंथन करते रहेंगे, बहुत ही लोग आजकल बहुत नालायक हो गए हैं, बोलने का सौदा नहीं है, ये नहीं है, चोरियां बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, डकैती बढ़ रही है, तो जिस चीज की आप चर्चा करोगे वह चीज समाज में बढ़ती जाएगी उस राक्षस की तरह। और इसलिए आपको क्या करना है, आप अपनी साधना में लीन रहिए। और इसलिए जैसा मैं कह रहा हूं, इतना बड़ा ये भवन में अभी देख कर आया, वैसा मुझे दिखाया, शायद कोई अपने लिए निर्माण करता ना तो भी इतनी बारीकी से ऐसी छोटी छोटी चीज, टाइल्स छेद ऊपर तक लगानी है, वो टाइल्स गिर नहीं जाए इसलिए अभी कुछ दिनों पहले उसके अंदर होल स्क्रू पास करके, और वो टाइल्स गिरनी नहीं चाहिए। टॉयलेट देख करके आया हूं मैं, कोई घर पर भी ऐसा टॉयलेट लगाने के लिए 10 बार सोचता है। इतना सेवा का मन का प्रगाढ़ भाव लेकर, और समाज के लिए इतना बड़ा तंत्र ये अमरापुर सेवा घर के रूप में खड़ा हुआ। हम सब लोग भी एक क्षण के लिए, एक सीमित समय के लिए, 3 महीने के लिए इस घर में आएंगे जाएंगे, तो सीख कर जाना नहीं, सीख कर चर्चा किसकी करना, समाज में जहाँ भी बुराई की चर्चा होती है, भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, वहां पर आप अच्छी पॉजिटिविटी की चर्चा करना। कैसा है, देखो पूरे जगत में बुराई बुरा नहीं है, कुछ अच्छा भी है। हम 3 महीने किसी अच्छाई के साथ रहे, तुम्हें अच्छाई देखनी है क्या, आओ हमारे साथ चले। जब अच्छाई की चर्चा सर्वत्र होगी तो फिर समाज में क्या बढ़ेगा, अच्छाई बढ़ेगी। और बुराई की और कमियों की चर्चा अगर होगी तो क्या बढ़ेगी। तो आप सब लोग एक ऐसे तंत्र से जुड़े हैं जिन्होंने चर्चा नहीं की, वो जिन्होंने ये बनाया होगा। और ये जो पूरी टोली है, अपने आप में सब समृद्ध और संपन्न लोग हैं, इनके घर में ना अनाज की कमी है, ना किसी और बात की कमी है, लेकिन अपना समय देते हैं। वो जो बनाकर गया वो परिवार करोड़ों रुपयों की संपत्ति इसमें लगाकर, और बाहर बैठा है, अमेरिका में शांत है। वो चाहता तो अमेरिका में बनाते हैं ना, वहां पर ज्यादा आवश्यकता है ओल्ड एज होम की, वो यहाँ क्यों बनाता। लेकिन अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति मन में ये पीड़ा का भाव है कि मैं तो भले यहाँ हूँ, लेकिन मेरे पास जितनी ताकत है उससे कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। तो आप सब लोगों से मैं आज यही निवेदन करता हूँ कि 3 साढ़े 3 महीने में अपना सिलेबस पूरा करना। लेकिन ये सेवा घर हमारा अपना है, इसमें ह्यूमन पावर, पैसा लग गया, इकोनॉमिक पावर लग गई, लेकिन अगर इसको साल दर साल रूटीन में चलाना है, ये सेवा घर अपने नाम के अनुरूप काम कर पाए, सेवा के काम करते रहे, तो फिर जो सीखेगा वो सिखाने का मन भी लेकर आएगा। और धीरे धीरे ऐसे जो बुजुर्ग दंपत्ति देश भर से अगर आएंगे, उनकी भी पूछताछ करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी राम राम करेंगे। यहाँ आए, सीधा अपनी क्लास ली और क्लास से वापस चले गए, तो फिर सेवा घर को बनाने का जो उद्देश्य है ना, वो पूरा नहीं होगा। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि आप अपना प्रशिक्षण को अच्छा करेंगे ही करेंगे, लेकिन सेवा घर की जो मर्यादा है इसको भी आप पूरा करेंगे। इसमें भी हमारी सेवा किस प्रकार से लग सकती है, उसमें आप सब लोग इस बात के लिए भी चिंतित रहेंगे। तो मुझे लगता है इतना बड़ा ये जो तंत्र खड़ा हुआ है ये सफल होगा। धन्यवाद। हमने 2 कहानियों के जरिए से जिस उद्देश्य को लेकर इस आश्रम का निर्माण किया गया, जो सोच लेकर इस आश्रम का निर्माण हुआ, और हम जो सेवाधारी व्यापार जितने भी लोग जुड़े हैं, उसके भी जो अंदर का जो भाव है, उन सब चीज़ों को अपने केंद्र बिंदु में रख के आपको दोनों कहानियों के जरिए से आपको बात करें। मैं आपको बता दूं कि मैं स्वामी हृदयाराम जी का शिष्य हूँ। स्वामी हृदयाराम जी कहा करते थे कि बूढ़ा बच्चा और बीमार, बूढ़ा बच्चा और बीमार है परमेश्वर। बूढ़ा बच्चा और बीमार है परमेश्वर की दया, करो भावना से सेवाएं, करो भावना से सेवाएं, पाओगे लोक परलोक में सुख। जो लोक है यहाँ भी सुख पाओगे और परलोक में भी सुख पाओगे, वहां पे आप पहुंचोगे। स्वामी हृदयाराम जी महाराज पुस्तक में बताते थे। आज इस आश्रम में जब हम लोग हैं, निश्चित रूप से बुजुर्गों से हम लोगों का संपर्क हुआ, उनकी जब बीमारी को लेकर जब हमारे मन में जो बात आती तो निश्चित रूप से हमारा मन विचलित हो जाता। परंतु कहीं ना कहीं वो बात बच्चों की करते थे, कन्याओं की विवाह की बात करते थे, अच्छी एजुकेशन की बात करते थे, परिवार सुखी रहे उसकी बातें करते थे। तो ये जो आश्रम का जो सोच है, वो आश्रम का सोच यही है। हम जो समय लगा रहे हैं, अनुसंधान जी ने अपना
पूरा जीवन यहाँ पर पूरा लगा, यानी साहब ने अपना पूरा जीवन व्यवसाय में लगने के बाद यहाँ पर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अजमेर के सीएमएनडीओ ऑफिस से प्रिंसिपल की रेंज से डिप्टी सीएमएनडीओ की पोस्ट से रिटायर होकर यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। उनके मन में कि यहाँ पे जो आवासीय है उन आवासियों को किसी तरीके से कोई बीमारी की कोई परेशानी नहीं हो, एक आवासी को भी कोई आवश्यकता बड़ी मैं नहीं देता। उन्होंने कहा वैसा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैंने डॉक्टर साहब आए हुए हैं, उन्होंने वैसे मैं बाजार से दवाई लेके आता हूँ, उन्होंने कहा बाजार से दवाई नीचे से जो किट पड़ा था किट उन्हीं के हाथ में दिया। डॉक्टर साहब के पास में आए, डॉक्टर साहब ने उसमें से 3 गोलियां निकाल के दे दी, तो आवासी को दे दी। एक के पेट में दर्द था, उसके पेट में दर्द था तो हाथ उसके पेट में दर्द के लिए दवा की निकाल के देने के लिए तुम ये वाली दवाई ले लो। तो कहीं ना कहीं सेवा का भाव हम लोगों के लिए, बच्चों पर जो हम लोगों को ध्यान रखना है वो ध्यान एक ही चीज का रखना है और रखना अनुशासन। हम क्योंकि अब सर्दियां आ गई है, चप्पलें आप नीचे उतार कर ना आए, चप्पल उतार के लिए चप्पल क्लासरूम के बाद पंक्तिबद्ध तरीके से चप्पलें खोले, कक्षा में मत पहन के जाए। मैं कोशिश करूँगा क्योंकि महिला वाले जो वहाँ पे तो नीचे जमीन पे बिछा हुआ है, पुरुष में जो बच्चे या कंप्यूटर सीखेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ जमीन के ऊपर बिछवा देंगे, इससे इन लोगों को दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो चप्पल पहन के भी जाए तो कक्षा में कोई दिक्कत नहीं, परंतु एक ध्यान रहता है आदमी के दिमाग में कि भाई मैं किसी कक्षा में बैठा। दूसरी चीज जो कन्याएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपनी पोशाक की तरफ ध्यान रखें। जो ड्रेस पहनकर आ रही है वो मर्यादित पहन, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पोशाक गलत तरीके से करके यहाँ के हमारे आश्रम की मर्यादा के अंदर, क्योंकि हम लोग कन्याओं के अंदर, क्योंकि हमारे स्वामी में किसी कन्या को हम लोग पैर नहीं छूने, क्यों नहीं छूने देते? क्योंकि कन्याओं की हमारे स्वामी जी कहते थे कि इन्हें कन्याओं के हम 2 दिन पूजा करते, अष्टमी के दिन पूजा होती है, कन्याओं के पैर छूते हैं, तो कहते हैं कि 2 दिन हम लड़कियों के पैर छूए और 363 दिन उनसे पैर छुआवे, ये कहीं ना कहीं गलत परंपरा है। तो परंपरा को स्वामी जी ने बोला पैर छुआने का काम कन्याओं से नहीं कराना है, उसको हम लोग प्रचार प्रसार भी करते हैं और उनके पीछे थे भी बताते हैं कि इनके अंदर माता रानी का रूप है। तो जब माता रानी के रूप में देखेंगे, लड़कों से भी हम लोग कोशिश करते हैं, क्लास में मैंने कहीं क्लास में बच्चे साथ भी क्लास में, लड़कों के साथ में लड़के साथ में हैं, तो देखेंगे हमारे भाई बहन का रिश्ता हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे माताएं आ रही हैं, जो बड़ी उम्र के अंदर है, उनके साथ छोटी छोटी लड़कियाँ आ रही हैं, उनको कहीं उनको बेटी का जो छोटी बच्चियाँ आ रही हैं, बेटियाँ आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ों के माता का रूप प्रदान करें। जो हमारे अध्यापक हैं उनकी उम्र भले आप लोगों से कम है, परंतु ऐसा ना उनकी उम्र कम है तो उनके पास अनुभव नहीं, उनके पास अनुभव है उसका हम लाभ देंगे। कैसे हम लोग ध्यान देंगे तो उनसे छोटी छोटी बातें, कॉपी अपने साथ में लेके आएंगे, नोटबुक अपने साथ लेके आएंगे, पेन अपना साथ लेके आएंगे, बगैर नोटबुक के और बगैर उसके यहाँ पर नहीं आना। क्यों? कोई भी यदि आप भी सीखने आती तो आप भी अपने साथ में कॉपी लेके आए, कॉपी के अंदर नोट करके आए, क्योंकि क्या होता है बोली हुई थी, मैंने भी बहुत सारी चीजें बोली, भाई साहब ने बहुत सारी चीजें बात बोली, सर ने बहुत सारी चीजें बोली, यदि आपने कहीं पे नोट नहीं किया तो ये बात मान के चलना कि आपके यहाँ से आया उससे चला गया, उसमें से 2-4 40 अक्षर रह जाएंगे आपके दिमाग में, सारी रह नहीं सकती, परंतु यदि उसको नोट कर लोगे तो उसके अंदर जीवन के अंदर बड़ी चीजें, ये हमारी जितने भी आवासीय है यहाँ पे राम राम का जाप करते हैं, 84 अरब का बैंड बना हुआ है, ये राम 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 माला करने के लिए राम भैया माला भी करते हैं और साथ साथ राम राम लिखते भी। क्यों लिखते हैं राम राम? क्योंकि मन और मस्तिष्क में वो राम अंदर है, वो राम यदि हमारे अंदर गया तो कई तरीके के पॉजिटिव चीज हम लोगों के साथ में लिखेंगे। जब हम लिखेंगे कहीं ना कहीं जो भी उच्चारण करें, कहीं भी कोई चीज कॉपी का प्रारंभ करें, कहीं ना कहीं हमारे इष्ट को हम लोग याद, हमारे किसी न किसी परमात्मा को याद, क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिविटी रह रही, हम लोग अच्छे मन से अपनी बच्ची को, हम संडे और दिन अच्छे कुछ टीचर्स को भी लेके आएंगे, कुछ विचारक को भी लेके आएंगे, जिससे आप लोगों को नई चीजें सीखने मिले, सीखने की तरक्की होंगे, आप सारे जो चीज सीख रहे हैं, परंतु साथ साथ हम लोगों को विचारकों को लेके आएंगे आपके साथ में, आपको जीवन अच्छी चीज यहाँ से लेके आएंगे, वो आपके जीवन पर्यंत काम में आएगी। बच्चे कॉम्पिटिशन दिया है, 2 साल बाद नहीं कॉम्पिटिशन देना, 1 साल बाद नहीं कॉम्पिटिशन देना, तो जब ये कॉम्पिटिशन देना है तो उसको क्या क्या दिक्कतें हैं मैं आपको बता दूँ बेटा, मैं एक बात बताता हूँ, मैं धन्यवाद देने के लिए निवेदन करूँगा कि हरिचंदन सभी को एक बार धन्यवाद।
आदरणीय मंच, मेरे सहयोगी साथियों, मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूँ इन कंप्यूटर शिक्षा के लिए आए हुए बच्चों का और इन मेरी माताओं बहनों का जो ट्रेनिंग के लिए टेलरिंग का काम सीखने के लिए यहाँ आई है। अगर आप सब नहीं होते, ये ट्रेनिंग वाले बच्चे नहीं होते, तो आज ये प्रोग्राम नहीं होता। शायद फिर हमें आदरणीय उबाना जी को भी मिलने का समय नहीं मिलता। तो सबसे मैं ज़्यादा आभारी आप सबका हूँ जिनके कारण ये प्रोग्राम हुआ। और आदरणीय उबाना जी अपने व्यस्त जीवन में से एक बड़ी संस्था को चलाने में बहुत जोर आता है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। उस संघर्ष वाले जीवन में से भी समय निकालकर आप बच्चों के साथ अपना स्नेह, अपना प्यार बांटने के लिए यहाँ पधारे। मैं संस्था के महासचिव के नाते आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिस तरह का आपने विचार जाहिर किया, हम पूरा इसका ख्याल रखेंगे कि हमारे ये बच्चे अच्छी शिक्षा लेके जाएं और इस आश्रम से आजीवन जुड़े रहें। ऐसा हम भी प्रयास करेंगे और बच्चों को भी ऐसा सिखाएंगे और ऐसी मनोकामना इनमें भी भरेंगे ताकि ये आगे से आगे और दूसरों को भी सिखा सकें। धन्यवाद।